जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर इसमें क्या है। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार या लोगों व उसके प्रतिनिधि। इसमें क्या दिया गया है, संसदीय सरकार में प्रतिनिधि का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। जो संसदीय सरकार है, संसदीय प्रणाली है, उसमें क्या बोला जाता है कि लोगों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। भारत में 5 साल के लिए होता है। यह समावधि समाप्त होने पर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। संसदीय सरकार की यही विशेषता है कि इसमें निश्चित समय के लिए चुनाव होता है। हमारे भारत में 5 साल के लिए संसद का चुनाव जो होता है, 5 साल के बाद फिर अगर यदि अच्छा काम करे तो उसे रख सकते हैं, नहीं तो बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 3 अंग है, कौन कौन है? एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। तीनों को मिलाकर के क्या बनती है? संसद। संसद की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 7-9 में है। आगे देखते हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र दिया गया है। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति का क्या काम है। लोकसभा की जो चर्चा है हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में है। लोकसभा में क्या कहा गया है कि इसे निचला सदन कहते हैं। लोकसभा के बारे में है, इसे क्या कहते हैं? निचला सदन। एक ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी, लोकसभा निचला सदन कहते हैं। लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। हम लोग जो अपने सांसदों का चुनाव करते हैं उसके बारे में कहा गया है कि उसके सांसदों का चुनाव सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को समान निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। जनसंख्या के आधार पर समान निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, इसे उच्च या ऊपरी सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा को निचला सदन कहा गया, उसी तरह राज्यसभा को उच्च या ऊपरी सदन कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। उसको विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों से चुना जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सीट इसमें निर्वाचित होती है, कुछ मनोनीत होती है ना। इसमें राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? तो हमारा 243 सीट है। 243 नहीं दोस्तों, 245 सीट है, जिसमें कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। यहाँ पूरा विस्तार से देख लीजिए राज्यसभा के बारे में, कॉम्पिटिटिव लेवल का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। राज्यसभा की स्थापना हुई है 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को किया गया था। इसकी संख्या अधिकतम 250 है, लेकिन वर्तमान 245 है। 250 में से वर्तमान 245 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अच्छा, इसमें राज्य से 229 सदस्य चुन के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 9 चुन के आते हैं और मनोनीत होते हैं 12। कुल मिला के होते हैं 245 सदस्यों का चुनाव। अच्छा, वर्तमान में इसके जो हेड हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्ण जी नाम है, इनका नाम है CP राधाकृष्ण जी। ये 12 सितंबर 2025 से कार्यरत हैं और ये 15वें नंबर के हमारे ये उपराष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा। आइए देखते हैं, हम लोग राज्यसभा देख रहे थे, देखते हैं। सीट तो हम लोग समझ गए, 245 है, निर्वाचित होते हैं 233 और मनोनीत होते हैं 12। कुल मिला के हो गया 245। प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 साल होता है। इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 इसके जो सदस्य होते हैं वो नए आते हैं और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। इसका कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा का जो चर्चा है हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में है। लोकसभा का चर्चा आर्टिकल 81 में। वही संसद की चर्चा हमारे संविधान में 79 में है। आइए देखते हैं अब राष्ट्रपति के बारे में। संसद का जो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। हम लोग पढ़े संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो तीसरा अंग है राष्ट्रपति, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग PM के नेतृत्व बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। क्या बोला कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। बहुमत दल का नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। जो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट आता है उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 या 73 सीटों की आवश्यकता होती है। लोकसभा का आधा, तो कम से कम 272 या 73 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत की जरूरी 272 सीट न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलाकर
भी सरकार बनाते हैं, इसे गठबंधन कहते हैं। जब एक पार्टी को राज्यसभा में सरकार नहीं, संसद में सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतना बहुमत नहीं मिला, 273 नहीं मिला, तो कुछ पार्टी मिल के सरकार चलाती, उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। वर्तमान में गठबंधन की सरकार चल रही है। अब देखते हैं पीएम यानी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का एक बार और देख लीजिए दोस्तों, अभी हमारे 15वें जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये 25 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं। 22/5/27 में इनका कार्यकाल पूरा होगा, तो 27 में इनका फिर चुनाव होगा। आगे देखते हैं पीएम एवं मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को पीएम नियुक्त किया जाता है। जिसको ज़्यादा वोट आता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पीएम की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। देखते हैं, पीएम एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। जो भी पीएम प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई भी मंत्री बनेंगे उसके लिए क्या बोला गया है कि संसद की सदस्यता अनिवार्य है। या तो आप लोकसभा से आइए या राज्यसभा से आइए, कोई भी सदस्य आपको होना चाहिए। क्या बिना हुए नहीं बन सकते हैं? बन सकता है। यदि कोई बिना सदस्यता प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था पिछले बार कि कोई अगर यदि बिना लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लिए मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीना के अंदर सदस्यता लेना पड़ता है। दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार एवं सर्वोच्च स्थान है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच सेतु का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्लस ये सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे सब में शामिल होंगे कौन? ये प्रधानमंत्री जी हमारे। चलिए संसद के कार्यों के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या क्या काम है। विधायी कामकाज, वित्तीय कामकाज, सरकार को वित्तीय नियंत्रण, मार्गदर्शन और जानकारी देने से संबंधित कुछ कामकाज है। विधायी कामकाज क्या है? विधायी मतलब जानिए कानून से रिलेटेड है। संसद पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है या बने हुए कानून को समाप्त भी कर सकती है संसद। ये इसका क्या है? विधायी कामकाज, ये विधायी शक्तियाँ हैं। और वित्तीय कार्य क्या है? पैसों से संबंधित पूरे देश का वित्तीय लेखा जोखा भी तो हमारा संसद ही रखती है। वित्तीय कार्य क्या है? संसद अपने वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। संसद अपने वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। मतलब देश में कहीं भी कुछ काम करना है, उसके लिए धन एकत्रित करना है तो कौन देगा? अधिकार देता है संसद। हाँ, पैसा लीजिए। ये किसको? सरकार को। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। सरकार जो भी पैसा खर्चा करेगी इसका हिसाब किसको देगी? संसद को। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना, ये क्या है दोस्तों? देखिएगा, संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए संसद मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे मिस है दोस्तों, संसद मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो भी कामकाज करेगी वो संसद को अपना सब कुछ बताएगी। आगे देखते हैं, संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है। देखिए, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना, ये क्या बात है? संसदीय कार्यवाही का प्रत्योग। अच्छा, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना क्या है कि संसदीय कार्यवाही का प्रत्योग दिन प्रश्नकाल से ही शुरू होता है। संसदीय कार्यकारी का प्रत्योग दिन, सभी दिन जो कहाँ से शुरू होता है? प्रश्नकाल से ही शुरू होता है। प्रश्नकाल में क्या होता है देखिएगा, इस दौरान संसद आमतौर पर अपने निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग के किसी भी समस्या से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कई मौक़ों पर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। यह है प्रश्नकाल, मतलब देश से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, आपने क्या काम किया, इन्हीं सब बातों पे चर्चा होती है। गंजी फार प्रस्ताव होता है पूरे। उसके बाद देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, यह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रित करने का एक मजबूत तरीका है। क्या बोला? यह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि
मंत्रिपरिषद सही से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर यदि अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है तो इस परिस्थिति में सरकार गिर जाती है। आइए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है कि संसद के सत्र जो होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। संसद के सत्र होते हैं 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से अप्रैल या मई तक होता है, यह सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है, ये मध्यम होता है। और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा शब्द होता है, ये नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। अंतिम देख लीजिएगा, संसद में अविश्वास प्रस्ताव संबंधित क्या नियम है। लास्ट है, ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। खत्म हो गया मेरा ये टॉपिक। थैंक यू।